नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजस्थान जीके विद डीके में। आज हम राजस्थान इतिहास के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय मेवाड़ के गोहिल व सिसोदिया राजवंश के बारे में अध्ययन करेंगे। मेवाड़ के गोहिल व सिसोदिया राजवंश। हम देखते हैं कि मेवाड़ के गोहिलों का प्राचीन नाम जो हमें मिलता है सिवी जनपद। महाभारत काल में मेवाड़ सिवी जनपद का भाग था और इसकी राजधानी माध्यमिका या नगरी थी। जो आज वर्तमान में चित्तौड़ का जो भाग है उसको प्राचीन काल में सिवी जनपद का भाग कहा जाता था और उसकी राजधानी थी माध्यमिका नगरी। और दूसरा प्राचीन जो नाम मिलता है इस क्षेत्र का मेवाड़ का मिलता है मेदपाट। देखो सन 1285 के अचलेश्वर अभिलेख के अनुसार बप्पा रावल ने मलेच्छों को मौत के घाट उतारा। किसने? बप्पा रावल ने मलेच्छों को मौत के घाट उतारा। मलेच्छ यानी कि विदेशी। और इस अचलेश्वर अभिलेख के लेखक थे सुबचंद्र। और बप्पा रावल ने ये क्षेत्र मलेच्छों को मौत के घाट उतारने की वजह से गीला हो गया, इसलिए इसको मेदपाट कहा गया। ये एक अचलेश्वर अभिलेख के अनुसार ये प्रचलित है। तीसरा जो नाम मिलता है मेवाड़ का वो मिलता है मेरवाट। यहाँ पर मेर या मौर्य लोगों का शासन होने के कारण, क्योंकि यहाँ पर पहले मौर्यों का शासन था, चित्तौड़ के किला भी मौर्यों के अधीन था। और चौथा नाम मिलता है प्रागवाट, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र था इसलिए। तो मेवाड़ के जो प्राचीन नाम है सबसे प्रमुख जो है वो है सिवी जनपद। सिवी जनपद सबसे जो महत्वपूर्ण है वो यही सिवी जनपद है। इसके अलावा हम बात करें मेदपाट की, तो इसमें उल्लेख है बप्पा रावल का। इसके अलावा मेरवाट और प्रागवाट। अब देखो हम पढ़ेंगे गोहिलों की उत्पत्ति के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है ये मेवाड़ के सिसोदिया और गोहिल राजवंश। अब इसमें हम पढ़ेंगे गोहिलों की उत्पत्ति। सीधा सीधा यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। गोहिलों की उत्पत्ति मानी जाती है 6ठी सदी में। 6ठी सदी में स्थापना हुई और इनकी जो उत्पत्ति संबंधी जो मत हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो प्रथम जो मत है वो है अबुल फजल के अनुसार। अबुल फजल के अनुसार गोहिल ईरान के शासक नौसे खां आदिल की संतान थे। और दूसरा मत है कर्नल जेम्स टॉड। उनके अनुसार, कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार गोहिल गुजरात के वल्लभी शासक शिलादित्य के वंशज थे। किसके थे? गुजरात के वल्लभी शासक शिलादित्य के वंशज थे। गुहादित्य को माना है इन्होंने, जिनसे गोहिलों की उत्पत्ति हुई। अब आते हैं GH ओझा। GH ओझा के अनुसार गोहिल सूर्यवंशी थे, क्योंकि इनका राज चिन्ह, इनके ध्वज, सिक्कों आदि पर भगवान सूर्य का चित्र मिलता है। तो कौन थे गोहिल? सूर्यवंशी क्षत्रिय। गोहिलों को हिंदुआ सूरज भी कहा जाता है। और ये GH ओझा का जो कथन है वो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2021 में पूछा गया। सीधा सीधा पूछा है ये कि गोहिलों को सूर्यवंशी क्षत्रिय मानने वाले इतिहासकार का नाम। ये प्रश्न पूछा जा चुका है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2021 में। कौन थे? GH ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। चौथा जो मत है गोहिलों की उत्पत्ति का वो है गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। और इनके अनुसार गोहिल थे ब्राह्मण। देखो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बप्पा रावल को नागर ब्राह्मण बताया गया है। किसमें? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में क्या बताया गया है?
बप्पा रावल को नागर ब्राह्मण जो आनंदपुर गुजरात के निवासी बताया है। अब ये प्रश्न भी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है कि जो गोहिल हैं उनकी उत्पत्ति या वो कहाँ से आए थे। तो यहाँ से ये निकल के आ रहा है आनंदपुर गुजरात। ये भी 2021 असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया जा चुका है। अब देखो इतने से इस पैरा में से 2 क्वेश्चन और वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी एग्ज़ाम से देखने को मिले हैं। इसके अलावा हमने ये देख लिया गोहिलों की उत्पत्ति को। तो 4 मतें एक अबुल फजल के अनुसार हैं, जिनके अनुसार नौसे खां आदिल की संतान थे। कर्नल जेम्स टॉड का मत है कि वल्लभी के शासक शिलादित्य के वंशज थे। GH ओझा के अनुसार सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार गोहिल थे नागर ब्राह्मण। ठीक है। और बप्पा रावल को बताया गया है कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार नागर ब्राह्मण बताया गया है। देखो मोहनोत नैणसी ये प्रमुख इतिहासकार और रहे हैं, चारण भाट थे राजस्थान के। और जेम्स टॉड के अनुसार गोहिलों की 24 शाखाएं बताई गई हैं। इन्होंने गोहिलों की 24 शाखाएं। इनके जो इष्ट देव थे और इनका जो दृढ़ वाक्य है वो है जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। गोहिलों का जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। इनके इष्ट देव कौन थे? एकलिंगनाथ जी। और ये एकलिंगनाथ जी को राज्य का स्वामी मानते हुए स्वयं को उनका दीवान मान शासन करते थे। और ये जो प्रथा है वो बप्पा रावल से शुरू हुई। एकलिंग जी को राज्य का स्वामी मानते हैं। मेवाड़ शासक जब भी अपने राज्य से बाहर जाते तो एकलिंगनाथ जी से आज्ञा लेकर जाते थे। उसको कहते हैं आस का लेना। क्या कहते हैं उसको? आस का लेना कहते हैं। ठीक है, आस का लेना, आस का लेना ये एक प्रथा है मेवाड़ की। इसमें आज्ञा लेते थे एकलिंगनाथ जी से। ठीक है, एक लिंग नाथ जी से आज्ञा। अब हम बात करते हैं गोहिल की। गोहिलादित्य भी नाम मिलता है, गोहादित्य भी मिलता है। इनके पिता जो थे गोहिलादित्य या गोहादित्य, इनके पिता का नाम था शिलादित्य। वल्लभी के शासक थे। कर्नल जेम्स टॉड के मत के अनुसार इनकी माता थी पुष्पावती। इनका लालन पालन कमलावती विजयादित्य ब्राह्मण ईडर राज्य के ऊंदरी गांव के भील कबीलों में रहकर हुआ था। भील कबीलों में रहकर हुआ था। कमलावती और ये विजयादित्य जो ब्राह्मण थे दंपति उन्होंने की थी ईडर राज्य के ऊंदरी गांव में। इनका राज्याभिषेक भी ऊंदरी गांव के भील सरदार मंडलिक द्वारा किया गया था 566 ईस्वी में। गोहादित्य गोहिल वंश का संस्थापक आदि पुरुष मूल पुरुष था। कौन? गोहादित्य। अब हम बताएं गोहिलों का आदि पुरुष कौन था, तो वो था गोहादित्य। भील कबीलों पर अपना इन्होंने राज्य स्थापित किया। कालांतर में इन्होंने भीलों पर अत्याचार किए तो भीलों ने इन्हें नष्ट कर दिया, मार भगाया। अब हम बात करेंगे गोहिलों के वंशजों के बारे में। देखो गोहिल के जो वंशज थे उनकी बात करें तो उन्होंने क्या किया था, भीलों पर अत्याचार किया। फलस्वरूप भीलों और गोहिलों में शत्रुता बढ़ने लगी। नागादित्य महेंद्र गोहिल द्वारा भीलों पर सर्वाधिक अत्याचार किए गए, जिसे नाराज होकर भीलों ने इसे परिवार सहित मार दिया। परंतु इसके एक पुत्र को कमलावती ब्राह्मण के वंशजों ने अपना पुत्र बताते हुए उनकी रक्षा की। नागदा के पास स्थित पाशुपत साधुओं के आश्रम में छोड़ दिया। ठीक है, नागदा पाशुपत साधुओं के आश्रम में, जहाँ बप्पा साधुओं की गाय चराते हुए सेवा किया करता था। तो इनके जो प्रथम शासक हैं प्रमुख वो थे बप्पा रावल। बप्पा रावल देखो सन 734 ईस्वी से 753 ईस्वी तक
बप्पा रावल ने शासन किया। ठीक है। और पाशुपत संप्रदाय के हारित ऋषि का शिष्य था। वह एकलिंग नाथ का भक्त था बप्पा रावल। इनकी उपाधियाँ थी हिंदू असूरज और चक्वे। चक्वे का मतलब है दिशा को जीतने वाला। बप्पा रावल की ये उपाधियाँ हैं। इसके अलावा बप्पा को गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बप्पा 734 ईस्वी में हारित ऋषि के आशीर्वाद से मौर्य शासक मानमोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार करता है। चित्तौड़ में गोहिल वंश की स्थापना की। देखो, सबसे जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनता है या जो महत्वपूर्ण जहाँ से फैक्ट आता है कि गोहिलों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बप्पा रावल को। और इन्होंने कब हराया था मानमोरी को, मौर्य शासक मानमोरी को? तो 734 ईस्वी में। किसे हराकर इन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार किया? तो मौर्य शासक मानमोरी को हराकर किया। कहाँ पर इन्होंने शासन स्थापित किया? चित्तौड़ में गोहिल वंश की स्थापना की। और वैसे जो गोहिलों का आदि पुरुष माना जाता है गुहादित्य को। देखो, बप्पा रावल ने प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम का ये समकालीन था। इसके साथ मिलकर नागभट्ट प्रथम के साथ मिलकर गजनी के शासकों को हराया था, जिसमें एक नाम सलीम भी मिलता है। तो नागभट्ट प्रथम का तो ये क्या था? समकालीन। अब हम बात करें वर्तमान पाकिस्तान स्थित रावलपिंडी कस्बा बप्पा रावल द्वारा बसाया गया था। रावलपिंडी कस्बा है वो भी बप्पा रावल ने बसाया था। बप्पा ने नागदा को अपनी राजधानी बनाया। इसके पास देखो महत्वपूर्ण फैक्ट आ गया, नागदा राजधानी बनाया नागदा को। और इसके पास सास बहू के मंदिरों का निर्माण करवाया। सास बहू के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? बप्पा रावल ने करवाया। और ये भगवान विष्णु के मंदिर हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, सास बहू के मंदिरों का निर्माण करवाने वाला कौन था? बप्पा रावल। और ये किसके मंदिर हैं? तो ये हैं भगवान विष्णु के। बप्पा ने पाशुपत संप्रदाय को संरक्षण प्रदान करते हुए एकलिंग नाथ मंदिर बनवाया कैलाशपुरी उदयपुर में। एकलिंग नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था कैलाशपुरी उदयपुर में। बप्पा को मेवाड़ में मुद्रा प्रणाली का जनक भी माना जाता है। मेवाड़ में मुद्रा प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? बप्पा रावल को। क्योंकि बप्पा मेवाड़ का प्रथम शासक था जिसने 115 ग्रेन सोने के सिक्के चलाए। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है ये किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के देखते हुए कि मेवाड़ में मुद्रा प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? बप्पा रावल को। मेवाड़ में सबसे पहले या राजस्थान में सबसे पहले सोने के सिक्के किस शासक ने चलाए? बप्पा रावल ने चलाए। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बप्पा के लिए विप्र शब्द का प्रयोग किया गया है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बप्पा के लिए किसका प्रयोग किया गया है? विप्र शब्द के लिए। अभी हमने जब हम गोहिलों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ रहे थे, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई या, तो उसमें हमने 4 मत पढ़े थे। अबुल फजल के अनुसार, जेम्स टोड के अनुसार, जीएच ओझा के अनुसार, और एक था गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। तो उसमें कुंभलगढ़ प्रशस्ति का जिक्र हुआ था। नागड़ ब्राह्मण कहा गया है और विप्र शब्द का प्रयोग किया, यानी कि ब्राह्मण। सीवी वैद इतिहासकार हैं, ने बप्पा रावल की तुलना फ्रांस के कमांडर चार्ल्स मार्टिन से की है। और देखो, बप्पा के बारे में कुछ दंत कथाएँ भी हैं। क्या हैं कि बप्पा की 12,75,000 की सेना थी। बप्पा 2 भैंसों की बलि एक साथ देता था। बप्पा रावल 35 हाथ लंबी धोती, 116 हाथ लंबा दुपट्टा पहनता था, 12 मण भारी खड्ग पर धारण करता था, आदि आदि बहुत सारी किंवदंतियाँ होती हैं। गोपीनाथ शर्मा, इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 753 ईस्वी में नागदा के पास बप्पा की मृत्यु हुई, जहाँ इसकी समाधि बनी। इसको बप्पा रावल का मंदिर कहा जाता है। अब देखो, काल भोज, जीएच ओझा के अनुसार कालभोज व बप्पा रावल एक ही थे तथा बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। रणकपुर अभिलेख में कालभोज व बप्पा रावल को अलग अलग बताया गया है।
G.H. ओझा ने तो माना है कि ये एक ही थे, कालभोज और बप्पा, और बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था, बप्पा उसकी उपाधि थी। लेकिन रणकपुर अभिलेख इसका खंडन करता है और कहता है कि कालभोज और बप्पा रावल अलग अलग हैं। बप्पा एक उपाधि, कुछ इतिहासकार बप्पा को उपाधि मानते हैं। ठीक है, बप्पा एक उपाधि कौन कौन मानते हैं? कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं कि बप्पा शिलादित्य की उपाधि थी, और श्यामल दास ददीवाड़िया हैं, वो कहते हैं कि बप्पा है वो महेंद्र नागादित्य की उपाधि थी। मत हैं इतिहासकारों की। अब हम बात करेंगे इनके पश्चात अल्लट आलूराव की। बप्पा के बाद अल्लट ने मेवाड़ की दूसरी राजधानी आहड़ को बनाया। देखो, मेवाड़ की प्रथम राजधानी बनाई थी नागदा, किसने? बप्पा ने। और दूसरी राजधानी आहड़ किसने बनाई? अल्लट ने। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेवाड़ की राजधानी आहड़ किसने बनाई? सीधा सीधा अल्लट या आलूराव ने। आहड़ एक व्यापारिक केंद्र बन गया था। आहड़ अभिलेख कब का है? 977 ईस्वी का। किसका है? शक्ति कुमार का। इस आहड़ अभिलेख से अल्लट की माता का नाम लक्ष्मीवती मिलता है, जो राठौड़ों की राजकुमारी थी मानी जाती है। दूसरा, अल्लट की पत्नी का नाम हरिया देवी मिलता है, जो हुण राजकुमारी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है आहड़ अभिलेख, और सन 977 ईस्वी में ये का उल्लेखित है, और शक्ति कुमार शासक के समय का है। इसमें दो तथ्य प्राप्त होते हैं। अल्लट की माता का नाम लक्ष्मीवती, जो कि राठौड़ों की राजकुमारी, और दूसरा तथ्य है अल्लट की पत्नी का नाम हरिया देवी, जो कि हुण राजकुमारी थी। और तीसरा तथ्य इससे प्राप्त होता है फैक्ट कि अल्लट के अधीन कार्य करने वाले पदाधिकारियों की जानकारी इससे मिलती है। कौन कौन पदाधिकारी थे अभी हम देखते हैं। इनमें एक आता है अक्षपटलिका, जो कि पुरालेख विभाग का मंत्री था। दूसरा आता है संधि विग्राहक, रक्षा विभाग का मंत्री। तीसरा आता है बंदीपति, कैद खाने विभाग का मंत्री। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अल्लट मेवाड़ में प्रशासनिक व्यवस्था का जनक माना जाता है, क्योंकि ये जो पद हैं ये प्रशासनिक व्यवस्था के, इनसे स्पष्ट हो दिख रहा है कि वहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था सुस्थापित हो चुकी थी, क्योंकि ये जो मंत्री बना दिए गए थे, विभाग बांट दिए गए थे, इससे ये चीज़ ज्ञात होती है। और ये जानकारी हमें प्राप्त होती है आहड़ अभिलेख से, जो कि किसने उत्कीर्ण करवाया? शक्ति कुमार के समय का है, 977 ईस्वी का। देखो, आहड़ में वराह मंदिरों का निर्माण भी अल्लट ने करवाया था। आहड़ के वराह मंदिरों का निर्माण करवाने वाला अल्लट। आहड़ में रहने के कारण अल्लट के वंशज आहाड़ा या आहड़िया कहलाते हैं। अल्लट के बाद शासक हुआ नरवाहन। नरवाहन के बाद हुआ शक्ति कुमार। देखो, शक्ति कुमार के हमने पढ़ाई था। आहड़ अभिलेख इन्हीं के समय उत्कीर्णित है। आहड़ अभिलेख इसी के समय 977 ईस्वी में लिखा गया, जिसमें शक्ति कुमार की कुछ निम्न जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। गोहिल से शक्ति कुमार तक की वंशावली प्राप्त होती है आहड़ अभिलेख से। और दूसरा, इनके अक्षपटलिकों की जानकारी प्राप्त होती है। देखो, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस अभिलेख से गोहिल से शक्ति कुमार तक की वंशावली प्राप्त होती है? सीधा सीधा जवाब है आहड़ अभिलेख। इससे इनके अक्षपटलिकों की जानकारी प्राप्त होती है। नरवाहन के अक्षपटलिका श्रीपति के दो पुत्र मत्तट व गुंदल को शक्ति कुमार की दो भुजाएं बताया गया है। शक्ति कुमार मत्तट को अक्षपटलिका बनाता है, इसका भी उल्लेख है। शक्ति कुमार के समय मालवा का शासक परमार मुंज चित्तौड़ सहित मेवाड़ के कई क्षेत्र शक्ति कुमार से छीन लेता है। मुंज के बाद परमार भोज शासक बना, जिसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर व भोजासर तालाब बनवाया। इसका भी उल्लेख आहड़ अभिलेख में है। इनके पश्चात शासक बनते हैं रण सिंह या कर्ण सिंह का उल्लेख आता है। रण सिंह या कहें कर्ण सिंह सन 1158 मेवाड़ का शासक बना। इसके दो पुत्रों से गोहिल वंश दो शाखाओं में बंट जाता है।
एक आपके आती है रावल शाखा। रण सिंह या कर्ण सिंह का बड़ा पुत्र था छेम सिंह, मेवाड़ का अगला शासक बना। रावल शाखा को आगे इसने बढ़ाया। तो ये जो रावल शाखा है वो प्रारंभ हुई थी बप्पा रावल से और रावल रतन सिंह तक चली। और दूसरी शाखा थी राणा शाखा, जिसको हम कहते हैं सिसोदिया शाखा। ये शाखा रण सिंह के पुत्र राहब से प्रारंभ मानी जाती है। छेम सिंह जब मेवाड़ शासक बना तो राहब को सिसोदा ग्राम की जागीर प्रदान की गई, क्योंकि जब बड़ा पुत्र या कोई भी युग उत्तराधिकारी जब शासक बनता तो उसके दूसरे पुत्रों को जागीरें प्रदान की जाती थी। अब यहाँ पर शासक बना था छेम सिंह, कर्ण सिंह का पुत्र छेम सिंह। तो राहब जो उसका दूसरा पुत्र था उसको सिसोदा ग्राम की जागीर दी गई थी। सिसोदा में रहने के कारण इसके जो वंशज हैं सिसोदिया कहलाए और इनकी उपाधि थी राणा। इस शाखा के शासकों ने रावल शाखा की समाप्ति के बाद सन 1326 से भारत की स्वतंत्रता तक मेवाड़ पर शासन किया। रावल शाखा के बारे में हम पढ़ेंगे किस प्रकार रावल शाखा का अंत हुआ था। रावल शाखा के शासकों की बात करेंगे। सर्वप्रथम छेम सिंह, ये रण सिंह का बड़ा पुत्र था जो शासक बना। छेम सिंह के बाद में सामंत सिंह। सन 1174 में गुजरात के सोलंकी चालुक्य शासक अजयपाल को हराकर मेवाड़ का काफ़ी क्षेत्र पुनः प्राप्त किया सामंत सिंह ने। इनकी पत्नी पृथ्वीराज द्वितीय की बहन पृथ्वीबाई थी अजमेर की। सन 1177 में जालौर के कीर्तिपाल चौहान पर इन्होंने आक्रमण करके सामंत सिंह से मेवाड़ छीन लिया। सन 1177 में जालौर के कीर्तिपाल चौहान ने आक्रमण किया। कीर्तिपाल चौहान ने आक्रमण कर सामंत सिंह से मेवाड़ छीन लिया और इस सामंत सिंह ने वागड़ क्षेत्र में शरण ली। वागड़ क्षेत्र में गोहिल वंश का संस्थापक माना जाता है सामंत सिंह, गोहिलों की वागड़ शाखा का संस्थापक। जब जालौर के कीर्तिपाल चौहान ने आक्रमण करके इनसे चित्तौड़ छीन लिया तो ये भागकर कहाँ चले गए, वागड़ क्षेत्र में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, और वहाँ पर इन्होंने गोहिल वंश की स्थापना की। तो वागड़ क्षेत्र की गोहिल शाखा का संस्थापक है सामंत सिंह। इनके पश्चात शासक हुए कुमार सिंह। 1179 में कीर्तिपाल को हराकर इन्होंने मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। इनके पश्चात मंथन सिंह, पदम सिंह, जैत्र सिंह महत्वपूर्ण शासक हैं। सन 1213 से 1253 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। 1227 में जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश और जैत्र सिंह के मध्य भूताला घाटी का युद्ध हुआ। ये भूताला घाटी का युद्ध कब हुआ, 1227 में। किसके मध्य हुआ, दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश और जैत्र सिंह के मध्य। और ये प्रश्न सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में पूछा गया है, भूताला घाटी का युद्ध किनके मध्य हुआ, कब हुआ। इन नोट्स में से आपको असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी परीक्षा में आए हुए सीधे प्रश्न मिलेंगे। इनके पश्चात परिणाम स्वरूप राजधानी नागदा नष्ट हो गई। नागदा के नष्ट होने के कारण जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया। किसको, चित्तौड़ को। किसने बनाया, जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को, क्योंकि नागदा भूताला घाटी के युद्ध में नष्ट हो गई थी। तो मेवाड़ की तीसरी राजधानी थी चित्तौड़। प्रथम नागदा बनाने वाले थे बप्पा रावल, दूसरी बनी आहड़ अल्लट या आलूराव ने बनाई थी, तीसरी चित्तौड़ जैत्र सिंह ने बनाई। जैत्र सिंह के पुत्र हुए तेज सिंह। इनके कार्यकाल रहा 1253 से 1273 और उपाधियों का एक दौर शुरू हुआ। इनकी प्रमुख उपाधियाँ थी, आप देखो, वार लब्ध, प्रौढ़ प्रताप, परम भट्टारक, महाराजा धीराज परमेश्वर। मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी सन 1260 ईस्वी का माना जाता है। इन्हीं के समय चित्रित हुआ था, तेज सिंह के समय। इनके पश्चात हुए समर सिंह, कार्यकाल 1273 से 1302 ईस्वी तक। इन समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना से कर वसूला था।
जो कि सोमनाथ अभियान पर जा रही थी। जब दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेना सोमनाथ मंदिर को लूटने जा रही थी तो इन्होंने क्या किया था, समर सिंह ने उनसे कर वसूला था। और इस समर सिंह के पुत्र कुंभकर्ण द्वारा नेपाल में गोहिल वंश की स्थापना की गई थी। तो नेपाल में गोहिल वंश के संस्थापक थे कुंभकर्ण। इनके पश्चात शासक हुए रतन सिंह 1302 से 1303 और ये रावल शाखा के अंतिम शासक हुए। सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। युद्ध में रतन सिंह गोरा बादल के साथ केसरिया किया तथा रानी पद्मावती द्वारा जौहर किया गया, जिसे मेवाड़ का प्रथम साका कहा जाता है। चित्तौड़ पर अधिकार करके खिलजी ने इसका नाम रखा था खिजराबाद और अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया था चित्तौड़ को। जो रावल शाखा थी बप्पा रावल से प्रारंभ हुई थी मेवाड़ की, वो रावल रतन सिंह के साथ ही समाप्त हो गई थी। इनके पश्चात अब हम देखेंगे, ये बहुत ही इतिहास प्रसिद्ध चरित्र है रावल रतन सिंह और रानी पद्मावती। इनके ऊपर फिल्म भी आई थी अभी पर पद्मावती, और उसमें देखी होगी सबने। तो किस प्रकार इन्होंने युद्ध किया था अलाउद्दीन खिलजी से, केसरिया किया, रानी ने जौहर किया और मेवाड़ का प्रथम साका कहा जाता है। जब साका किसे कहते हैं, साका तब माना जाता है जब जो पुरुष पक्ष होता है वो तो केसरिया करता है। केसरिया से तात्पर्य केसरिया वस्त्र धारण करके और युद्ध में आखिरी सांस तक लड़ते हैं। और जो रानी महिलाएं होती हैं वो रानी के नेतृत्व में आग के कुंड में आग जलाती हैं, उस कुंड में सारी कूद जाती हैं अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, उसको कहा जाता है जौहर। और ये दोनों जो क्रियाएं हैं इनको मिला के कहा जाता है साका। तो मेवाड़ का प्रथम साका रावल रतन सिंह के समय सन 1303 में घटित हुआ था। अब इस प्रकार से हमने चित्तौड़ की जो रावल शाखा है उसको देखा और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी हम जो राणा शाखा या जो सिसोदिया शाखा है इसके बारे में अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।